फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो रूल बताए हुए हैं। पहला है नाउन क्लॉज और दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके। तो चलिए हम इसका तीसरा और आखिरी रूल देख लेते हैं। एडवर्ब क्लॉज का यूज करके दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? जैसे कि नाउन क्लॉज के बारे में आपको बताया गया था कि जब भी पूरा का पूरा एक क्लॉज एक नाउन की तरह काम करेगा तो वो नाउन क्लॉज होगा, और जब पूरा का पूरा एक क्लॉज एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई क्लॉज एक एडवर्ब का काम करे यानी कि वर्ब की विशेषता बताए तो वो एक एडवर्ब क्लॉज होता है। अब क्योंकि एडवर्ब की कई कैटेगरीज होती है और इसीलिए ये जो रूल है ये बहुत लॉन्ग हो जाता है। इसमें हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग कंजंक्शन का यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो टाइम शोइंग कंजंक्शन है, ऐसे कंजंक्शन जो टाइम शो करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें व्हेन का यूज किया जा सकता है। इसका यूज हमने नाउन क्लॉज में भी देखा था, एडजेक्टिव क्लॉज में भी, और ये एडवर्ब क्लॉज में भी यूज होता है। और व्हेन का यूज कर सकते हैं, व्हाइल का यूज कर सकते हैं, या फिर एज सून एज भी आता है इसी कैटेगरी में, एज सून एज। और इसी में टिल या फिर अनटिल का भी यूज होता है, टिल या अनटिल। या फिर इसमें बिफोर या आफ्टर भी लगा सकते हैं, बिफोर आफ्टर। और व्हेन है तो व्हेन एवर भी इसमें हो सकता है, व्हेन एवर का मतलब जब कभी भी। और यहां तक कि इसमें एज लॉन्ग एज का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए फ्रेंड तो ये सभी ऐसे कंजंक्शन हैं जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं, और इसीलिए इन कंजंक्शन को कहा जाता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और ये सभी कंजंक्शन जो है ये टाइम के लिए यूज होते हैं, व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन एवर या फिर एज लॉन्ग एज। तो फ्रेंड चलिए अब हम एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे आप इन सभी कंजंक्शन का यूज करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि आई केम into your room। I came into your room, मैं तुम्हारे कमरे में आया था। और दूसरा सेंटेंस रहे कि you were sleeping that time। You were sleeping that time यानी तुम उस समय सो रहे थे। अब ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये वर्ब के बारे में हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सब चीजें वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। तो आई केम इन टू योर रूम, मैं तुम्हारे कमरे में आया था। कब? यू वर स्लीपिंग यानी जब तुम सो रहे थे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे कमरे में आया था जब तुम सो रहे थे, या फिर जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था तब तुम सो रहे थे। तो दोनों में से किसी भी तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो सबसे अच्छा है कि यहाँ पे व्हेन का यूज आप सबसे पहले कर दीजिए। व्हेन के बाद पहला क्लॉज लिख लेंगे, व्हेन आई केम इनटू योर रूम। व्हेन आई केम इनटू योर रूम, इसके बाद कॉमा लगा देंगे कि जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था तब तुम सो रहे थे। तब के लिए कॉमा का ही यूज होता है व्हेन के साथ। तुम सो रहे थे, इसके लिए क्या हो जाएगा? यू वर स्लीपिंग। अब देखिए जब इसको हिंदी में कंबाइन किया गया तो इसमें उस समय नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें से दैट टाइम को हटा दिया जाएगा कि जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था तब तुम सो रहे थे। When I came into your room, you were sleeping। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे I go to his house। I go to his house frequently। या फिर कह सकते हैं कि I often, मैं अक्सर उसके घर जाता हूं। I often go to his house, मैं अक्सर उसके घर जाता हूं। He always keeps studying। He always keeps studying यानी वो हमेशा पढ़ता रहता है।
मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ, वो हमेशा पढ़ता रहता है। तो इस सेंटेंस को पहले आप हिंदी में कंबाइन करने की कोशिश करिए कि जब कभी मैं उसके घर जाता हूँ, वो हमेशा पढ़ता रहता है। जब कभी भी मैं उसके घर जाता हूँ, वो पढ़ता रहता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जब कभी भी ये आ सकता है। तो इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे कि वेन एवर, यहां भी वेन एवर को भी सबसे पहले यूज कर सकते हैं। वेन एवर आई गो, तब ये अक्सर यानी ऑफन को हटा देंगे। वेन एवर आई गो टू हिज हाउस, जब कभी मैं उसके घर जाता हूं। ही ऑलवेज कीप्स स्टडिंग, वो हमेशा पढ़ता रहता है। तो ये चीज आप इसको यहां पे लिख सकते हैं, ही ऑलवेज कीप्स स्टडिंग। जब कभी मैं उसके घर जाता हूं, वो हमेशा पढ़ता रहता है। तो इस तरह से आप whenever का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे है आई ओपन्ड द डोर। आई ओपन्ड द डोर, मैंने दरवाजा खोला। आई सॉ अ बेगर एट वंस, और मैंने तुरंत ही एक भिखारी को देखा। आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला। आई सॉ अ बेगर एट वंस, और मैंने तुरंत ही एक भिखारी को देखा। तो यानी कि जैसे दरवाजा खोला, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने एक भिखारी को देखा। इस तरह से इसको कंबाइन कर सकते हैं। और ज्यों ही या जैसे ही, इसके लिए कौन सा कंजंक्शन आता है? एज सून एज। ज्यों ही या जैसे ही के लिए एज सून एज का यूज किया जाता है। तो एज सून एज के बाद पहला वाला सेंटेंस लिख लेंगे, आई ओपन एज सून एज आई ओपन द डोर, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसको एज इट इज लिखेंगे। केवल ये जो एट वंस आया हुआ है इसको हटा दिया जाएगा। केवल ये जो एट वंस यहाँ पे आया हुआ है इसको हटा दिया जाएगा। तो क्या होगा? आई सॉ अ बेगर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ट्रेन जा चुकी थी। और दूसरा सेंटेंस है, दे रीच्ड द स्टेशन। तो जैसा कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर का यूज पढ़ा हुआ है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे देखिए दो दो टेंसेज यूज होते हैं, यानी दो क्लॉज होते हैं, और इसमें बिफोर या आफ्टर का यूज एक कंजंक्शन की तरह करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमें इसे भी कंबाइन करना है। और अगर दो ऐसे सेपरेट सेंटेंस आपको दिए गए हैं जिसमें से एक में हैड का यूज हुआ है और दूसरे में सेकंड फॉर्म आया हुआ है, और उसमें आपको बिफोर या आफ्टर का यूज करना है, तो कैसे आप जानेंगे यहाँ पे बिफोर लगाएं या फिर आफ्टर लगाएं? देखिए इसका रूल ये होता है कि हैड अगर पहले क्लॉज में आया हुआ है, पहले सेंटेंस में अगर हैड आया है, तो यानी कि आप उसमें बिफोर लगा सकते हैं, पहले की अंग्रेजी बिफोर लगाएंगे। और अगर हैड बाद वाले में आया हुआ है, तो फिर उसमें बाद की अंग्रेजी आफ्टर लगाएंगे। बस यही छोटा सा ट्रिक है इसमें। अक्सर ऐसा जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा बिफोर आफ्टर वाला, उसमें एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस दिया होगा। बस आपको याद ये रखना है, ये देखना है कि हैड किस वाले में आया है। हैड अगर पहले सेंटेंस में आया है तो पहले की अंग्रेजी बिफोर लगाएंगे, और हैड अगर बाद वाले में आया है तो बाद की अंग्रेजी आफ्टर लगाएंगे। और कहां पे लगाएंगे? बस फुल स्टॉप की जगह पे लगा देना है। तो इसमें हैड पहले वाले में आया है, तो क्या करेंगे? पहला वाला क्लॉज ऐसे लिखेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। अब इसमें हैड पहले में आया है तो पहले की अंग्रेजी यहाँ पे बिफोर लगा देंगे, बिफोर। और फिर दूसरा सेंटेंस वैसे लिखेंगे, दे रीच्ड, बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें बिफोर या आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं इसको कंबाइन करने के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स ये सभी एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला एग्जांपल हमारा है, आई एम हियर। आई एम हियर यानी कि मैं यहां पे हूं। नोबडी कैन हार्म यू बाय दैट टाइम, बाय दैट टाइम।
आई एम हियर का मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ हूँ। नोबडी कैन हार्म यू बाय दैट टाइम, और कोई भी तुम्हें उस समय तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बाय दैट टाइम का मतलब उस समय तक तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो जब तक, जिस समय तक, इसमें एक ड्यूरेशन दिखाया गया है कि जितने टाइम तक मैं यहाँ पे हूँ कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो जब भी एक ड्यूरेशन की बात होती है और उसमें जब तक आया हो तो उसके लिए आप एज लॉन्ग एज का यूज करते हैं कि एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, फिर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और दूसरा क्लॉज ऐसे लिखेंगे, नो बडी कैन हार्म यू। अब इसमें से ये बाय दैट टाइम अब हट जाएगा क्योंकि उस समय तक की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जब तक आ गया कि जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस तरह से आप इसमें एज लॉन्ग एज का भी यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। और जहां तक रही व्हेन और वाइल की बात, कि व्हेन का यूज और वाइल का यूज कब किया जाता है, दोनों की जो हिंदी होती है वो जब ही होती है। जब के लिए व्हेन का भी यूज करते हैं और जब के लिए वाइल का भी यूज करते हैं। बट वाइल का यूज हम कब करते हैं, जब एक कंटिन्यूटी वहां पे शो हो रही हो, जब कंटिन्यूटी दिख रही हो। जैसे ही केम टू मी, वो मेरे पास आया था। आई वॉज राइटिंग एन आई वॉज राइटिंग एन एसे। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया था। आई वॉज राइटिंग एन एसे, मैं एक एसे लिख रहा था। तो वह मेरे पास आया था जब मैं एक एसे लिख रहा था। तो यहां पे देखिए दूसरा वाला जो एक्शन है वो जारी था। जब भी सेंटेंस में कंटिन्यूटी दिखती है तो आपको समझ जाना है कि उसमें व्हेन नहीं बल्कि वाइल का यूज करना है। तो कैसे बनाएंगे, पहला सेंटेंस पूरा ऐसे लिख लेंगे, ही केम टू मी, और फिर वाइल का यूज करके, जो वाइल वाला क्लॉज होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है। तो वाइल आई वॉज राइटिंग एन एसे। तो ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स व्हेन और वाइल में। और जो फर्स्ट एग्जांपल आपको बताया गया है कि आई केम इनटू योर रूम, यू वर स्लीपिंग दैट टाइम, यहां भी आप वाइल का यूज कर सकते हैं कि आई केम इनटू योर रूम वाइल यू वर स्लीपिंग। और एक एग्जांपल व्हेन का एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे आई रीच देयर, और दूसरा सेंटेंस है दे हैड गॉन। आई रीच देयर यानी मैं वहां पहुंचा, दे हैड गॉन वे जा चुके थे। मैं वहां पहुंचा और वे जा चुके थे, यानी कि जब मैं वहां पहुंचा तो वे जा चुके थे। तो यहां पे आप when का यूज कर सकते हैं कि when I reached there, जब मैं वहां पहुंचा, और फिर कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस ऐसे लिखेंगे they had gone, तो वे जा चुके थे। when I reached there they had gone, या फिर they had gone when I reached there। तो दोनों में से किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं यहाँ पे when का यूज करके। अब केवल इसमें हम देख लेते हैं till और until का यूज। देखिए इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आई शैल वेट फॉर यू, आई शैल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और दूसरा सेंटेंस है कि आई शैल वेट टिल योर अराइवल, और मैं तुम्हारे आगमन तक, तुम्हारे आने तक प्रतीक्षा करूंगा। अब यहां पे जब इसको हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जब तक तुम नहीं आओगे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, या फिर तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तो जो टिल और अनटिल है इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, चाहे आप टिल का यूज करें चाहे अनटिल का यूज करें। तो इसको कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले जो इनडिपेंडेंट क्लॉज है उसको ही लिखेंगे कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, आई शैल वेट फॉर यू।
अब जब तक तुम नहीं आते हो या फिर तुम्हारे आने तक, इसमें टिल का भी अगर यूज करते हैं तो हो जाएगा टिल। अब इसमें जो योर है इसको एक सब्जेक्ट में चेंज करना होगा, तो सब्जेक्टिव केस यू हो जाएगा। और जो अराइवल एक नाउन है इसको वर्ब में कन्वर्ट करना होगा, तो अराइवल का वर्ब क्या होगा, अराइव होगा। अब क्योंकि इसमें एक क्लॉज फ्यूचर में है तो दूसरा वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, तो टिल यू अराइव, इसको ऐसा आप लिख सकते हैं, आई शैल वेट फॉर यू टिल यू अराइव, या फिर आई शैल वेट फॉर यू अनटिल यू अराइव। तो दोनों में से कोई भी कंजंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चाहे टिल चाहे अनटिल। अगर यहाँ पे यू की जगह पे ही होता तो अराइव में एस ई एस लग जाता, यानी ये वाला जब फ्यूचर में है पहला क्लॉज तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ये टाइम शो करने वाले सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं इन सभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके।